आज बेटा 25 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम। मेरी स्क्रीन आ गई बेटा? यस सर। ये व्हाइट बोर्ड वाली स्क्रीन आ रही है ना? यस सर, हाँ जी सर, आ रही है। चलो अब बताइए बेटा 26 से बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन कराना है। 27 सर। एक मिनट बेटा, मैं जरा क्वेश्चन खोल लूं पहले। बोलिए आप कौन कौन से बोले बेटा क्वेश्चन? 27। नाम बताओ बेटा। हाँ जी सर। सत्यम। नाम सत्यम सर। हाँ जी सर। और बताइए 27 के बाद। विपिन कुमार 29 नंबर और 30। 29 30 विपिन कुमार। विपिन कुमार। और बताइए और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? 26 से लेके 30 के बीच में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? सर स्टैंडर्ड वाला करवा रहे हो सॉल्व या बेसिक वाला? बेटा बेसिक करवा रहा हूँ, स्टैंडर्ड तो मैंने परसों करवा दिया पूरा। ओके ओके सर। सर एक बात पूछनी सर एक 26 बता। 26 नाम बताओ। किसने पूछा 26? यस सर, सत्यम। सत्यम ओके। 28 किसी को नहीं पूछना? इसका मतलब 28 इतना इजी था? पूछ लेंगे। ऐसे थोड़ी है कोई जबरदस्ती पूछ लेंगे। देखो शब्द सुनो। चलिए देखिए बेटा 26 देखिए। 26 कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारा। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है कि लोएस्ट टर्म में क्या लिखा जा सकता है। जैसे ही मैंने 1 + tan स्क्वायर ए देखा, तुरंत मुझे आइडेंटिटी याद आ गई कि ये तो एक आइडेंटिटी होती थी सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो सबसे पहला काम मैंने इसको सेक स्क्वायर ए लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए की जगह। अब मुझे पता है सेक ए जो होता था वो कॉस ए का अपोजिट होता था, और कोसेक ए जो होता था वो मेरा 1/sin ए का अपोजिट होता था। मतलब कोसेक ए जो है 1/sin ए के बराबर, जबकि सेक ए हमारा 1/cos ए के बराबर। तो हमने यहां पे लगाया 1/cos स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और कोसेक ए को लिख दिया 1/sin स्क्वायर ए। अब इसके बाद मैंने आपको बता रखा है डिवाइड का नियम, A/B बड़ा डिवाइड C/D। तो इसमें क्या हो जाता है कि A/B आएगा, मल्टीप्लाई का साइन, D ऊपर चला जाएगा, C नीचे। तो ये बन जाता है हमारा AD/BC। तो यहां से ये बन गया 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस होता था 10। अब दोनों पे स्क्वायर लग रहा है इसलिए 10 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब चेक कर लो 10 स्क्वायर ए कोई क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा। तो आंसर नंबर डी में 10 स्क्वायर ए दे रखा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर।
यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो दोबारा पूछ लो। सर एक बार और बता दीजिए। 1 + tan स्क्वायर ए बेटा फॉर्मूला होता था सेक स्क्वायर ए का। 9 आइडेंटिटी मैंने याद कराई थी, इनमें से 3 आइडेंटिटी मैंने कहा था ये बहुत मेन है। तो जो मेन आइडेंटिटी थी जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम याद होनी चाहिए, एक थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक थी 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और एक थी 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटी होती थी। इसमें से सेकंड वाली आइडेंटिटी सबसे पहले हमारी यूज हुई। इसमें 1 + tan स्क्वायर ए की जगह हमने सेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब हमने देखा कि सेक जो है 1/cos के बराबर होता था, जबकि कोसेक ए जो है 1/sin के बराबर। तो देखो यहां पर मैंने सेक स्क्वायर ए की जगह 1/cos स्क्वायर ए लिख दिया, जबकि कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1/sin स्क्वायर ए लिख दिया। अब इसके बाद इसमें a/b बड़ा डिवाइड अपॉन c/d वाला फॉर्मूला लग गया। इसमें क्या होता था, a/b को जैसा है वैसे लिखो, ये जो नीचे वाला है जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। तो c/d का उल्टा क्या हो गया, d/c, और मल्टीप्लाई करना है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। तो a का d से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b का c से हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो 1/sin स्क्वायर ए था ये बन गया sin स्क्वायर ए अपॉन 1। अब 1 से sin स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin स्क्वायर ए आ जाएगा। इस 1 से cos स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर ए आ जाएगा। अब sin अपॉन cos लिखा हुआ है, ये लिखा है sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर। तो इस आधार पर साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया। तो साइन अपॉन कॉस हो गया हमारा 10। अब ये 10 स्क्वायर ए 10 ए का होल स्क्वायर हो गया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 10 स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बता रखा है कि अगर साइन स्क्वायर ए लिखा है तो इसका डायरेक्टली मतलब साइन ए का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर। आया बेटा सत्यम समझ में? आ गया किसी समझ और सर। को परेशानी हो तो दोबारा पूछ लो। क्या किसी और को भी कोई परेशानी है? लेकिन बेटा फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे जब तक इस चैप्टर से कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, पी एंड क्यू सअभाज्य संख्या है। पी और क्यू ये है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती थी? को प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती थी यदि दो नंबर्स का एचसीएफ 1 आ रहा है तो वो आपस में को प्राइम होंगे। तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताती थी कि दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या आना चाहिए, 1, तभी हम को प्राइम कह सकते हैं उन्हें, नहीं तो उससे पहले हम को प्राइम नहीं कह सकते। एग्जांपल देखें को प्राइम नंबर्स के, जैसे एक 1 ले लिया एक 7 ले लिया, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा। एक ले लिया 3 और एक ले लिया 7, अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये भी को प्राइम हो गए। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 4 और 25, ये 4 अपने आप में प्राइम नहीं है, 25 अपने आप में प्राइम नहीं है, लेकिन 4,25 को प्राइम हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1।
मतलब प्राइम को प्राइम के लिए ये जरूरी नहीं है कि नंबर खुद प्राइम हो। जैसे ऊपर के दोनों केस में हमारा जो 7 था वो प्राइम था, 3 था प्राइम था, 7 था प्राइम था, लेकिन इस केस में दोनों अगर सेपरेटली देखा जाए तो 4 इज ऑल्सो ए को-प्राइम, 4 इज कंपोजिट नंबर, 25 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। जब 4 और 25 दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन उन दोनों का एचसीएफ निकाला, वो हमारा 1 आ रहा है, इसलिए ये को प्राइम होंगे। तो को प्राइम की डेफिनेशन अच्छी तरह याद रखना। मैं मानता हूं कि को प्राइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। तो देखिए उसने बताया पी क्यू क्यू स्क्वायर, ये पहला नंबर है, और दूसरा नंबर है पी स्क्वायर क्यू। इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हमारी डेफिनेशन थी कि यदि दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो मैंने कहा था जो पावर्स लेनी है, एचसीएफ में पावर लेते हैं छोटी वाली। तो यहां देखिए p की पावर आ रही है 3, यहां p की पावर आ रही है 2, तो इन दोनों में p की पावर छोटी है 2, तो ये बन गया इसका एचसीएफ। जरा q देखा हमने, यहां पर q की पावर आ रही है 2, यहां पे q की पावर 1, यदि कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, और छोटी पावर हो गई हमारी 1। तो इस आधार पर a और b का मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एचसीएफ यदि निकाले तो वो आएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू। क्यू बोले या क्यू की पावर 1 बोले, एक ही मतलब है। तो इसको यदि कोई बंदा पी स्क्वायर क्यू भी लिख देगा तो ये और ये दोनों का मतलब आपस में सेम है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो। केवल एचसीएफ वाली डेफिनेशन लग गई। मैंने इस तरह के क्वेश्चन कई कराए थे जिनमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए तरीका बताया था। एलसीएम यदि निकालना है तो बड़ी पावर लेनी है, और एचसीएफ निकालना है तो छोटी पावर। नाम तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन पावर लेनी है छोटी वाली। एलसीएम का नाम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन पावर लेनी है हमें बड़ी वाली। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अपोजिट होता है। किसी को क्वेश्चन नंबर 26-7 दोबारा से समझना है? यस सर। किसको? सर हिमांशु। नाम बोलो। सर जी हिमांशु। हिमांशु बेटा ये बता मुझे, एचसीएफ निकालते समय छोटी पावर देखते हैं। कितनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब मुझे ये बता कि p की पावर 3 छोटी है या p की पावर 2 छोटी है? सर p की पावर 3, ओ सॉरी p की पावर 2 छोटी है, तो इसलिए हमने p की पावर 2 लिख लिया। अब बता q की पावर 2 छोटी है या q की पावर 1 छोटी है? q की पावर 1। तो देख q की पावर 1 लिख दिया मैंने, और देख इन्हीं को सिंप्लीफाई करके लिख दिया, आंसर आ गया। इससे ज्यादा सिंपल क्या चीज होगी भाई? बस केवल आपको याद रखना है कि एचसीएफ निकालने में छोटी पावर देखते हैं। ओके आया सर। आप समझ में? यस सर। चलो, और किसी को पूछना है 27 दोबारा? 26 तो मैंने बता दिया बेटा 2 बार। कौन पूछ रहा है 26 को दोबारा? दीपांकर। दीपांशु बेटा 26 जब मैंने बताया था उस समय आप कहां थे? जल्दी बोलो सर। अभी आया ना मैं। तो बेटा अब लेट सर आएगा आधी तो समझा। रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। उसमें कुछ भी नहीं किया। 26 में 1 + 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दिया है, जो कि सेक स्क्वायर ए के बराबर है। फिर उसके बाद हमने सेक स्क्वायर ए को 1/cos स्क्वायर ए लिख दिया, फिर और कोसेक स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए लिख दिया। फिर उसके बाद ये वाला रूल लगा दिया हमने,
1/b बड़ा डिवाइड c/d, ये रूल। तो इसमें ये रूल लगाते ही हमारा ये फॉर्म आ गई। फिर ये आ रहा है साइन अपॉन कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर। ऐसे आया ये सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। किसी भी बच्चे ने पूछा नहीं है 28, फिर भी बता रहा हूं मैं। इतना इजी नहीं है कि सभी बच्चों को आ गया होगा। समीकरण दे रखी है, मतलब इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 9। यदि x की जगह 5 रख दिया जाए तो y का मान पूछ रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कैलकुलेशन में गलती करेंगे इस क्वेश्चन में। बस हमें क्या करना है, x की जगह 5 रखना है। देखो भाई 5 रख दिया, यहां पे ये प्लस का 5 है LHS में, जब ये RHS में जाएगा तो माइनस का हो गया। तो 2y 9 में से 5 माइनस किया तो 4, 2 का y के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। यही पूछा था क्वेश्चन में, y की वैल्यू 2 हमारी आ रही है सी वाले ऑप्शन में। दिस इज योर आंसर। किसी को दोबारा पूछना है 28? चलिए किसी को नहीं पूछना, इसका मतलब 29 देखिए। सर 1 मिनट रुक जाइए, लिख लूं मैं पूरा। लिख लेना बेटा, इसे लिखने के लिए तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा ही, रिकॉर्डिंग से उतार लेना, उतारने में क्या है, समझ ले पहले। सर हाँ बोलो बोलो बेटा। सर इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है उसमें यूज करना है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 28। जी सर। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? सर ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर तो बता बेटा, किस क्वेश्चन की बात कर रहा है, ये तो पता पड़े मुझे। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपने फॉर्मूला यूज किया वो चैप्टर 1 का है ना। क्वेश्चन नंबर किस क्वेश्चन की बात कर रहा है आप? किस क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला यूज किया है? क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहा है, 27 की बात कर रहा है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर तो बता। सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 18 वो 28 बताया है उसमें चैप्टर नंबर 1 का फॉर्मूला। नहीं बेटा, ये तो चैप्टर नंबर 3 का है, चैप्टर नंबर 3 का है बेटा ये सॉल्यूशन। और हम तो ये कह सकते हैं, ये चैप्टर 3 तो छोड़, ये तो बड़ी मुश्किल से 6th क्लास का क्वेश्चन है। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, तीनों क्लासों में हमने वैल्यू निकालना सिखाई थी। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे जिनमें x की जगह 0, x की जगह 1 अपनी तरफ से वैल्यू रखते थे और फिर y की वैल्यू निकालते थे, वही कंसेप्ट है ये। तो चैप्टर नंबर 1 का कहां लग गया इसमें बेटा? चैप्टर नंबर 1 का तो कोई कंसेप्ट ही यूज नहीं किया इसमें। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 1 कहीं भी यूज नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 2k - 1, k समीकरण 10x - 9y = 12 का हल हो तो k का मान निकालना है। अगर इसका सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालनी है। अगर 2k - 1, k इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब हम x की जगह ये तो हमने लिख दिया 10, x की जगह रख दिया हमने 2k - 1 माइनस
9, y की जगह रख दिया हमने k। ये देखो y की जगह ये k वैल्यू दे रखी है, जबकि x की जगह ये पूरी वैल्यू मानी जाएगी। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, x की जगह 2k लिख देते हैं खाली। ध्यान रखो ये पूरा एक ही टर्म है इस क्वेश्चन के लिए, 2k - 1। तो इस 2k - 1 पूरी वैल्यू को इसमें रखना पड़ेगा हमें x की जगह। x की जगह यदि कोई बच्चा 2k रख दे केवल, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा हमारा। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये चल रहा है 12 के बराबर, तो ये मल्टीप्लाई किया 20x माइनस का 10 माइनस का 9y इक्वल टू 12। सॉरी ये x नहीं है, k है बेटा, ये वाला k है। चलिए तो अब देखो जरा ध्यान से, ये है 20k और ये 9k माइनस का, तो 20k में से 9k माइनस करूंगा तो ये आ गया 11k। ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 10 प्लस का 10 बन जाएगा जब RHS में जाएगा। तो इसका मतलब 11k इक्वल टू ये हो गया 22। तो यहां से यदि थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करें तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, k इक्वल टू 22/11। ये हो रहा था मल्टीप्लाई, RHS में गया तो डिवाइड हो गया। अब 11 से 22 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स। दिस इज योर आंसर। k की वैल्यू निकलवा रहा था और कुछ भी नहीं निकलवा रहा। अगर इस क्वेश्चन को और बढ़िया बनाता तो वो k की जगह कोऑर्डिनेट निकलवा लेता। तो अगर कोऑर्डिनेट निकलवाता तो ये जो k की वैल्यू आई है इसको हमें यहां पर रखना था इन दोनों पॉइंट्स, तो हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ जाते। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। थर्टी कह रहा है यदि x की वैल्यू a cos थीटा और y की वैल्यू b sin थीटा, तो हमें b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का मान निकालना है। मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, रख दो वैल्यू। देखिए यहां पर x की जगह हमें रखना है a cos थीटा और y की जगह रखना है b sin थीटा। तो देखिए ये तो b स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह रख देना है a cos थीटा, a cos थीटा, लेकिन इस पे लग रहा है स्क्वायर। इसी तरह हमने देखा ये a स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, y की जगह रख देंगे हम b sin थीटा, लेकिन इस पे स्क्वायर लग रहा है तो हमें होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, ये b स्क्वायर हो गया, इसको जब स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह जब इसको खोलेंगे तो b का स्क्वायर आएगा, साइन का भी स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इनमें ध्यान से देखा, इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा इसमें cos स्क्वायर थीटा, और जबकि इधर की साइड बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी तीन मेन आइडेंटिटीज की। एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी साइन स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा जोड़ दिया जाए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये थी हमारी आइडेंटिटी। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी इसमें लग रही है, तो ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1। कारण
कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या इसका उल्टा कर दें तो ये किसके बराबर होता है 1। तो इस हिसाब से जब इसका मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर b स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, और ये बन रहा है हमारा C1। केवल और केवल हमें x की जगह पर a cos थीटा तथा y की जगह पर v sin थीटा रखना था, और वो भी कहां रखना था, इस वाली इक्वेशन में। नोट करो बेटा जल्दी से, यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछो जल्दी से। चलिए बेटा, अब 31 से लेके 35 तक पूछो क्वेश्चन, यदि किसी को पूछना है। कोई बच्चा ऐसा जिसे 31 पूछना है? 32 सर। 32 नाम बताओ। नाम बोलो बेटा। सर अमित। अमित, आवाज। चलिए 32 के बाद और कोई नहीं पूछना? सर मेरा 34 है अमित। 34 है। तो ये अमित। 32 किसका था बेटा? पता नहीं सर। तो काट दूं इसको 32 को। 32 किसी को नहीं पूछना ना बेटा? किसी भी बच्चे को 32 क्वेश्चन नहीं पूछना, मैं काट रहा हूं फिर सर से। पूछना सत्यम को सर। नाम बता। सत्यम सर। सत्यम। सर आवाज नहीं जा रही मेरी आपके पास? आ गई बेटा, आ गई, बड़ी देर में आई है। सॉरी। हाँ सर वो बोल रहा हूँ मैं इतने सवाल। कोई बात नहीं बेटा, या तो माइक ऑफ रह गया होगा, तुम बोल रहे होंगे माइक ऑन किया नहीं होगा, या हो सकता है कि मेरे पास ही नहीं आ पाई हो आवाज। देखिए बेटा 32 क्या कहता है, इफ द पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं k,4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड ये हमारी ए और बी लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट 2,6 तथा बी के कोऑर्डिनेट 5,1 दे रखे। तो रेशियो के रेशियो 1 निकालना है, और यदि सॉरी रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में। रेशियो क्या दे रखा है? 2:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू। इसे देखते ही पता पड़ा कौन सा फॉर्मूला लगना है इसमें? सेक्शन फॉर्मूला। हिंदी में क्या बोलते थे इसको? विभाजन का सूत्र। कहता क्या था ये? x बराबर m1 का x2 से मल्टीप्लाई, m2 का x1 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकलेगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देख लो बस वैल्यू कौन सी क्या है। सबसे पहले जिस पॉइंट को मानते हैं उसको मानते हैं हम x1 y1। दूसरा नंबर का जो पॉइंट होता है उसको मानते हैं x2 y2, और जो तीसरे पॉइंट है जो बीच में कहीं होता है उसे हम x, y। पहले वाले रेशियो को m1 और दूसरे वाले रेशियो को m2। इस तरह से हमें मानना है हमेशा। पहला वाला पॉइंट x1 y1, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2, पहला वाला रेशियो m1, दूसरा वाला रेशियो m2, और जो बीच में पॉइंट होता है उसके निर्देशांक मानते हैं x, y। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा
x की वैल्यू यहां पे k दिख रही है, x की वैल्यू लग गई हमें k। m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 5 है, m2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 2 है, नीचे m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई किया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। k की वैल्यू आ गई 16/5। देखा कोई आंसर ऐसा है तो हमें मिल गया बी वाला हमारा आंसर है। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला है, दूसरे वाले फॉर्मूले को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल पहले से ही हमारी वैल्यू आ गई। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, एक में रेशियो पूछ लेगा, एक में बीच वाला पॉइंट पूछ लेगा, और एक में कभी कभी क्या करता है, या तो ए पॉइंट का कोई निर्देशांक गायब कर देगा या बी का गायब कर देगा। 3 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन फॉर्मूला अच्छी तरह कर लेना आप, सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड ही मिड पॉइंट फॉर्मूला है, तो यदि सेक्शन फॉर्मूला आ गया तो 99% चांस है कि आपको सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला का ही रूप है। अब 32 के बाद हम देखते हैं 34 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्हें लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होती है। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन दी है, एबीसी के बारे में क्या कह सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन लिखने पड़ेंगे इसमें मुझे। नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, या रियल नंबर होंगे। अब सोचो जरा, एबीसी की वैल्यू क्या कभी नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और हो सकती है? कभी आपने इक्वेशन देखी, मान लीजिए 3x + 2y - 7 = 0, तो बताओ सी की वैल्यू क्या नेचुरल नंबर आ रही है इधर? ये तो -7 आ रही है, तो इसका मतलब ए वाला तो ऑप्शन पॉसिबल है। होल नंबर मतलब नेगेटिव भी आएगी, तो नेगेटिव यहां पे ही दिख रहा था, नेगेटिव आ सकती है। अब यहां पर ये बता रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, लेकिन क्या अब कभी ऐसा हो सकता है? वैल्यू इस तरह की फॉर्म में आ जाए तब भी हमें लीनियर कहना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वैल्यू जो है रियल नंबर आ जाए, तो इसलिए एबीसी में फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी आ सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से 40 के बीच में बोलिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछने। सुन नहीं पाया बेटा, आवाज कट गई, दोबारा बोलो। 37 सर। क्वेश्चन नंबर 37 नाम बताओ बेटा। अमित। अमित 37। 40 और कोई? विपिन कुमार। 40 विपिन। और कोई? सर 36 अविनाश। तो बेटा 36 को बता ही दूंगा। चल और बता। 36 36 लिखा नहीं है, मुझे लगा 36 मैंने लिख दिया। 36 हाँ। और बताओ। देखिए 36 क्या कहता है। 36 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 644। ये मान लो मेरा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमें पता है एक लेंथ होती थी, एक ब्रेथ होती थी। इसका पेरीमीटर का मतलब क्या होता था? बाउंड्री पे चली गई दूरी। तो पहले एल बी, फिर एल, दोबारा से ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये बी है तो ये बी होगा। रेक्टेंगल में ये सेम होते हैं। तो यहां से पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया 2 टाइम्स ऑफ एल 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ एल एंड 2 टाइम्स ऑफ बी।
चलिए, पेरीमीटर दे रखा था 44। अब इसने एक कंडीशन और दे दी, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से L प्लस B की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 22। ये बन गई पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन उसने दी है, लेंथ इज एक्सीड ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है बड़ी है, लेंथ इज एक्सीड बाई ट्वाइस इट्स ब्रेथ बाई 4, और 4 और ज्यादा है, ट्वाइस के अलावा 4 अधिक है। क्या चीज? लेंथ। तो लेंथ हमने लिख लिया। अब हमने L की वैल्यू जो 2b प्लस 4 आ रही है, इस वैल्यू को हमने यहां पे रख दिया। L की वैल्यू 2b प्लस 4 आ रही है, तो इस L की जगह 2b प्लस 4 रख दिया। अब ये b 2b और b, तो ये हो गया 3b। ये ध्यान रखना 2b है, 26 मत समझ जाना इसको, 2b। तो ये 2b और b 3b प्लस 4, ये 3b 22 माइनस 4, दिस इज 18 इक्वल टू 3b। b की वैल्यू निकल गई 18/3, ये b की वैल्यू निकल के आ गई 6। मतलब ब्रेथ निकल गई। हमें निकालना क्या है? सर कौन सा एरिया। क्वेश्चन का ये बेटा क्वेश्चन नंबर है 36। एरिया का फॉर्मूला होता था L इंटू बी। यहां पर लेंथ हमारी कहां है? ये देखो लेंथ। तो यहां पर b की वैल्यू डाल दी, हमारी 6 आ गई, तो ये बन गई लेंथ हमारी 12 प्लस 4, दैट मीन्स 16। तो लेंथ आ गई 16, जबकि ब्रेथ आई है हमारी 6। तो यहां से एरिया का फॉर्मूला बन गया 96, ये यूनिट दे रखी थी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी वाला आंसर हो जाएगा। केवल लेंथ ट्वाइस है, और वो भी एक्सीड कर रही है 4 से। लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेथ से, और वो भी एक्सीड कर रही है 4। एक्सीड करने का मतलब ज्यादा है। जब एक्सीड कर रही है तो इसलिए हमने +4 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 36 से के बाद में पूछा था आपने 37 और 40। देखिए 37 क्या कह रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर दे रखा है। तो हमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर था। इसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन जो है वो कॉस के बराबर है, तो इस साइन की जगह हम कॉस लिख सकते हैं, इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा।
नीचे cos स्क्वायर थीटा आ ही रहा है, इधर ऊपर cos जो है वो sin के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, नीचे sin स्क्वायर थीटा आ ही रहा है। अगर मैंने देखा cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटा 1, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कटा 1 और 1 और 1 को जोड़ दिया तो 2 इज योर आंसर। केवल हमें ये पता होना चाहिए था कि sin थीटा की वैल्यू cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू sin थीटा। हमेशा ध्यान रखो, ऊपर वाले को चेंज करने की कोशिश करो। 40 वाला क्वेश्चन देखिए, वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू a दे रखा है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a और b, यदि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो SCF इंटू एलसीएम के बराबर होगा। जो हमारा SCF इंटू एलसीएम यदि करें तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होगा। चलिए भाई, R दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 150, दो नंबर का प्रोडक्ट 150 दे रखा है और SCF 5 दे रखा है, LCM 40 ये दे रखा है। क्या ये बात सही होगी कि गलत, पहले ये चेक करो। तो यहां पर दो नंबर का मल्टीप्लाई SCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा ये वाली वैल्यू आ जाएगी? अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करता हूं तो ये तो आएगा 200, और जबकि ये क्या आ रहा है 150, तो इसका मतलब टेक्निकली ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब R वाला पॉइंट तो गलत है, A वाला सही है। अब उसने कहा क्या है वो देखिए, अगर A सही है और R भी सही है और A R की सही व्याख्या करता है तो A दिख रहा था। यदि A सही है, R भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, तो हमें लिखना था B। तीसरा क्या था, A तो सही है, R गलत है। तो इस केस में A तो सही था, R गलत था, जो कारण दे रखा है, जो रीजन दे रखा है वो गलत दे रखा था। तो इसका मतलब C वाला ऑप्शन हो जाएगा। D होता कि A भी गलत हो, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 से 50 के बीच में पूछो बेटा, कोई पूछना है तो बोलो जल्दी। 41 से 50 के बीच में सर 41 बता दो। 41 42 42 और कोई 45 45 और सर 43 44 43 सर 41 41 लिख तो रखा है बेटा, 41 तो 44 हाँ 46 इन्हीं पांचों को देख लो पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक एक ही केस स्टडी के, पहले केस स्टडी पढ़ लो, उसके बाद इनके आंसर दे सकते, उससे पहले आंसर नहीं दे सकते। सर 45 क्या लिखना कहता था। है, पॉइंट A एंड B आर ऑन द अपोजिट एज ऑफ ए पॉन्ड। कोई तालाब है, ये तालाब है, एक साइड में पॉइंट A है एक कोने पे, और एक साइड में एक कोने पे पॉइंट B है, इस तालाब।
to find the distance between 2 points, Ramesh makes a right angle triangle using the rope. रमेश नाम के लड़के ने क्या किया, इसका लेंथ निकालने के लिए उसने एक राइट ट्रायंगल का निर्माण किया, बनाया। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 मीटर, ये 40 मीटर और ये 30 मीटर गिवन है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा है वो देख लीजिए। बस विशेष बात याद रखनी है कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी। तो देखिए, ये दे रखा था हमें 40 और ये वाला 30। मैंने आपको बता रखा है यदि कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए और उसमें साइड की बात हो रही है तो हमेशा पाइथागोरस लगा दो। यस, पहला क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछ रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फिगर। इस फिगर का डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक राइट एंगल दिख गया, साइड की बात हो रही है, तो हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे दे रखी है 3rd नंबर पे, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। 42 क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पॉन्ड ए बी एंड रो बी सी। बी सी की लेंथ निकालनी है एंड ए बी की लेंथ निकालनी है। चलिए भाई, अगर हमें लेंथ निकालनी है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पॉन्ड एंड रो बी सी। चल, अगर हमने ध्यान से देखा ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, डेट इज ए सी। ए डी की वैल्यू 30 दे रखी है, डी सी की वैल्यू 40 दे रखी है। सिंप्लीफाई करने से यहां से हमें ए सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहां से हमें 900 हो जाएगा, ये 1600 जोड़ा 2500 स्क्वायर रूट किया तो ये हो जाएगा 50 मीटर में क्वेश्चन चल रहा है। तो इसका मतलब ए से सी तक की, देखो ध्यान से, ये ए से सी तक की दूरी 50 मीटर आई है, जबकि दिया क्या था, हमें दे रखा था यहां पे कहीं बी पॉइंट है, बी से सी तक की दूरी 12 मीटर है। तो इसका मतलब ए बी में जब बी सी जोड़ा तो वो ए सी की लेंथ के बराबर हो गया। ए बी निकालना है मुझे, बी सी मुझे 12 दे रखा है, ए सी की वैल्यू मेरी 50 आ गई। तो यहां से ये प्लस का 12 माइनस का हो जाएगा जब ये आरएचएस में जाएगा। इस आधार पर ए बी की वैल्यू
38 हो गई हमारी, और क्योंकि क्वेश्चन हमारा मीटर में चल रहा था तो ए बी की वैल्यू हो गई हमारी 38। अब देखिए तीसरा 43 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। 43 कह रहा है लेंथ ऑफ टोटल रोप यूज, टोटल रोप कितनी यूज की। चलो भाई देखो, टोटल रोप हो गई बीसी, सीडी और डीए। भाई रोप तो यही यूज हुई है, बीसी की वैल्यू 12, सीडी की वैल्यू 40, डीए की वैल्यू 30, और इस तरह से हमारी रोप यूज हो गई 82 मीटर। तो फर्स्ट वाला आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। फोर्टी फोर कह रहा है, यहीं पे कर देता हूं बेटा, क्योंकि फिर डायग्राम नहीं दिख पाएगा तुम्हें। 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पाइथागोरस ट्रिपलेट। इनमें से पाइथागोरस ट्रिपलेट किसमें नहीं बन रही। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहती थी, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर। देखो ए में जो सबसे बड़ी साइड है वो है 28, बी में जो सबसे बड़ी साइड है वो है 17, सी में जो सबसे बड़ी साइड है वो है 13, और डी में जो सबसे बड़ी साइड है वो है 25। चलो पहले तो इनके स्क्वायर्स कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 6, अब देखो इनमें से अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम कौन से में बराबर आ रहा है। सॉरी, इसमें पूछा डज नॉट, तो किस किस में बराबर नहीं आ रहा है, ये देखना। चलिए अब इसमें फर्स्ट दे रखा है 21 का स्क्वायर, ये 441 हो गया, और दूसरा दे रखा है 20 का स्क्वायर। तो जब मैंने इन दोनों को जोड़ा है तो क्या इन दोनों को जोड़कर ये वैल्यू आ रही है, आप कहोगे नहीं आ रही, तो ये आंसर हो गया हमारा, फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सभी केसों में वैल्यू आ रही होगी, अगर देखें तो भी आ जाएगी। देखो इसमें दे रखा था हमारा 8 और 15, 8 का मतलब हो गया 64 और 15 का मतलब 225। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें दे रखा है 5 का स्क्वायर 25, और इसमें दे रखा है 12 का स्क्वायर 144। इन्हें जोड़ेंगे तब भी 169 आ रहा है। नेक्स्ट चेक किया, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर हो गया 16 1 556। देखो जोड़ने के बाद 556 में जब 49 जोड़ा हमने तो हमारा ये आ रहा है 625। तो इसका मतलब डी वाला भी सही है। तो इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गए, बी वाला भी बन गया, सी वाला भी बन गया, डी वाला। तो उसने पूछा था कौन सा नहीं है, तो इसलिए ए हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ए पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लग जाए। अब नेक्स्ट देखा हमने क्वेश्चन नंबर 46। देखिए कह रहा है द पाथ मूव बाय ग्रुप ऑफ ए ant have been traced on the graph. Aditya is student of the class 10th. She compared the ant path with the diagram. She learned the math class
Then she drew the screw of the graph. ग्राफ देख लीजिए, कुछ इस तरह का है। 1,0 से काट रहा है, इधर को -4, -1। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर आपने 45 नहीं बताया। 45 रह गया? अभी 1 मिनट में Yes, चेक sir. करता हूँ। अच्छा 1 मिनट। 45 में पूछ रहा है ए बी की लंबाई। 1 मिनट। अब देखो जरा इसमें, ए से लेके सी तक की दूरी 50 मीटर, बी से लेके सी तक की दूरी 12। तो क्या ए बी नहीं निकल सकता है इसमें? ए बी हमारा कितना हो गया? 38 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया हमारा भाई। ए बी ही तो तालाब की लंबाई हो गई, ये वाली। ओके सर। ये मैंने निकाल दिया था बेटा, पर मुझे लग रहा है 45 पे नहीं, ये पहले ही बताया किसी में, उसमें अभी ऐसे ही पूछा था। ये 42 के अंदर देखो, 42 के अंदर उसने लेंथ ऑफ पाउंड भी पूछा था, सॉरी पॉन्ड, और बीसी भी पूछा था। 42 वाला क्वेश्चन देख। यस सर, देख तो लिया। पागल बनाने के लिए दे दिया उसने। ये हाँ जी सर, हो गया। निकाल ली थी। चलिए अब आइए 46 के लिए। पहले 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक हमें केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। केस स्टडी के लिए एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ग्राफ हमारा यहां से जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया मेरा, लेकिन लगभग वो यहीं से जा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये बेटा चींटियां हैं, वो इसी पाथ पे जा रही हैं, ये लिखा हुआ है। अब देखिए चींटियों का मार्ग किस आकार में दर्शाया गया है। इस आकार को हम क्या बोलेंगे? पैराबोला बोलेंगे, ओवल बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, स्पाइरल बोलेंगे। तो इस तरह के डायग्राम को हम बोलते हैं पैराबोला। हिंदी में बोलते हैं इसको परवलय। तो याद रखो इसका नाम, 1 नंबर में बड़े प्यार से पूछ सकता है। चाहे डायग्राम इस तरह का हो, या डायग्राम इस तरह का हो, या डायग्राम इस तरह का हो, ये सब पैराबोला हैं। मतलब सी की आकार का थोड़ा थोड़ा बन जाए। नाम याद रखना इसका, हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल। मैंने बताया था जीरोज होते हैं जहां पर एक्स एक्सिस को काटे, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे हो गए 2। तो ये 2 क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे। एक क्वेश्चन नंबर 46 जो कि पैराबोला की आकार का बन रहा है, और क्वेश्चन नंबर 47 बता रहा था कि कितने जीरोज बनेंगे। तो जीरोज बनेंगे हमारे 2, तो हमने 2 बना दिया, 2 जीरोज। नेक्स्ट 48 क्या कह रहा है सर? बोलो सर ये बोलो 2 बेटा। जीरो कैसे है? बेटा मैंने बताया था किसी भी कर्व में एक्स एक्सिस को जितनी बार कर्व काटेगी उतने जीरोज होते हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस को यहां पे काट रहा है, यहां काट रहा है, इस जगह भी काट रहा है, इस जगह भी काट रहा है, इस जगह भी काट रहा है, इस जगह भी। तो अगर इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछे तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब जरा इस वाले में देखो दोबारा से। ओके सर, समझ आ गया। काट रहा है 2 पॉइंट पे। जब मैंने एक्सरसाइज 2.1 कराई थी तब इतने सारे क्वेश्चन कराए थे इस जैसे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन कराए थे।
क्वेश्चनों को बेटा याद रखना है हमें, एनसीईआरटी के को। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस बताने, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या होंगे, मतलब क्या क्या सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट, वो बताने। तो एक पॉइंट दे दिया इसने -3,1, एक्स की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -1, ये तो गलत पॉइंट है, जबकि ये -3,0 है। ये कौन सा है? -3,0, तो ये तो जीरोस नहीं हो सकता। एक है 3,-1, एक्स की वैल्यू प्लस में 3 और y की वैल्यू 1, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद -3 प्लस का 1, देखो -3, एक्स की वैल्यू तो -3 और y की वैल्यू प्लस का 1, ये भी नहीं हो सकता। देखो जरा, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोस कौन कौन से हो सकते हैं? ग्राफ को देखो दोबारा। जीरोस होने के लिए एक कंडीशन तो ये हो गई 1,0, एक कंडीशन ये हो गई 1 2 3, एक्स की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। तो इस तरह का कोई भी आंसर इसमें नहीं मिल रहा। -3, -1 गलत बात, 0,0 गलत, x की जगह 1 और y की जगह -4, वो भी नहीं दे रखा। तो इसका मतलब बेटा ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। तो इसमें एक आंसर बना लो -3,0, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? जीरोस। एक मिनट और बना के देखते हैं। ये वाला पॉइंट है हमारा -3,0 है ना। एक्स की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -1, पॉसिबल ही नहीं है। एक्स की वैल्यू +3 1 2 3 और y की वैल्यू -1, मतलब यहां पर ये भी नहीं है। -3 प्लस का 1, एक्स की वैल्यू -3 प्लस का 1, ये भी नहीं है। और 0,0, तो बेटा चारों ही ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसमें हमें -3,0 एक ऑप्शन देना चाहिए था, तब आंसर आता। नेक्स्ट देखिए 49, कह रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आकर इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? देखो जरा, एक एक करके वैल्यू सेटिस्फाई करवा लो। ये जो इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट वाली ए की, x² माइनस का 2x प्लस का 3। अब ये देखो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? यहां पर x की जगह आ रहा है -3, तो -3 का मतलब ये प्लस का 9 हो गया, ये हो गया प्लस का 6। ये सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू 0 आ रही है तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब a तो नहीं बना। b देखो, x² माइनस का 3x प्लस का 2, x की जगह रखा -3, तो माइनस का 3 का मतलब प्लस का 3, और ये माइनस माइनस प्लस का 9,
प्लस का 2, ये भी आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 2 तो अनसेटिस्फाई हो गए। सी वाला चेक किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स की जगह रखा -3, तो ये प्लस का 9, ये माइनस का 9, ये प्लस का 2, ये भी आंसर नहीं आ रहा। अब इसके बाद देखिए डी दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर हो गया प्लस का 9, और ये हो गया हमारा माइनस का 6 प्लस माइनस का 3, तो इसे सॉल्व करने के बाद ये 0 आ रहा है, और क्योंकि फोर्थ में ही एक पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी सब में तो हो ही नहीं रहे थे, तो इसका मतलब ये डी वाला आंसर हमारा सेटिस्फाई करेगा। एक एक करके अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें ये सेटिस्फाई कर देता, ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर हम चेक करते इस पॉइंट से, लेकिन यहां पर केवल इसी पॉइंट से हमारा काम चलता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? यदि x की वैल्यू -1 है तो बहुपद का मान निकालिए। अगर x की वैल्यू -1 है तो इस ग्राफ में ये देखो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू क्या दिख रही है। देखो यहां पर x की वैल्यू ये -1 है, इसमें y की वैल्यू इस जगह पर ग्राफ में y की वैल्यू आ रही है, इसको देखो यहाँ पे -1 -2 -3 -4, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 50 में y की वैल्यू हो जाएगी -4। दिस इज योर आंसर। केवल ये वाला जो पॉइंट दे रखा था उसी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी -4। इसी के साथ बेटा ये पेपर दोनों खत्म हो गए, सॉरी एक पेपर खत्म हो गया, ठीक है। अभी 1 मिनट, किसी को कुछ और पूछना है? किसी का कोई भी अदर क्वेश्चन? सर जी ये बोलिए बोर्ड बेटा। के बारे में कहाँ पर, सर ये हमारा बोर्ड कहाँ पर, मतलब हम कौन से स्कूल में जाएंगे? आज आप स्कूल आए थे? यस सर। एक बच्चा बेटा क्वेश्चन नंबर 35 और पूछ रहा है, जरा इस 35 वाले क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। थर्टी 35 वाला क्वेश्चन कह रहा है if a pair of a dice is thrown once, यदि डाइस के पेयर को एक बार उछाला जाए, तो डाइस के पेयर को यदि एक बार उछालेगा तो पहली पे 1 आ सकता है, दूसरी पे 1 आ सकता है। पहली डाइस पे 1 आए, दूसरी पे 2 आ जाए, 1,3 1,4 1,5 1,6। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है पहली पे 2 आ जाए और ये चलेगा 2⁶ तक, सॉरी 2,6 तक। ऐसा हो सकता है पहली पे 3 आ जाए तो ये चलेगा हमारा 3,6 तक। 4,1 दिस इज 4,6, 5,1 दिस इज 5,6, 6,1 और ये बन गया हमारा 6,6। अब कह रहा है ये गेटिंग अ सम 8, हमें इसका जो सम है वो 8 निकालना है। 8 कितने केसेस में आएगा? देखो बेटा सम जो चाहिए वो 8 के बराबर चाहिए। अब जरा ऊपर से आओ, क्या फर्स्ट वाली लाइन में कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसका सम जो है 8 आ जाए? देखो
इसमें सबसे बड़ा पॉइंट हमारा ये वाला है जिसमें 1,6 आ रहा है, इसका सम 7 आ रहा है। इसका मतलब 8, इस लाइन में तो कोई भी जो सम है वो 8 नहीं आएगा। चलो इस सेकंड वाली लाइन में देखा एक सम 8 आ रहा है, थर्ड वाली लाइन में देखा 8 कब आएगा, जब यहां पे 3,5 आ रहा होगा, तो इसका मतलब एक पॉइंट इसमें भी आ रहा है 8 का। जब फोर्थ वाली लाइन में देखा इसमें 8 कब आ रहा होगा, जब 4,4 आ रहा होगा, तो इसका मतलब इस लाइन में भी एक पॉइंट मिल गया हमें 8 का। जरा इस वाले में देखो, इसमें भी हमें एक पॉइंट मिल गया 5,3, इसमें भी एक पॉइंट मिल गया 6,2। तो इसका मतलब कितने पॉइंट्स मिले हमारे, तो ये बन गया हमारा फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन हमारी मिली 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल कंडीशन मेरी हो गई 5। टोटल कंडीशन जब पेयर ऑफ डाइस को उछाला जाएगा तो 36 कंडीशन बनेंगी, 36। तो इसी के साथ आंसर हो जाएगा 5/36। इसका मतलब बी वाला आंसर हो गया। आ गया बेटा समझ में? यस सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी को? तो इसका मतलब मैं मानूं कि अब किसी को कुछ नहीं पूछना। नहीं पूछना बेटा किसी को भी? सर चलिए बेटा, फिर क्लास को एडजस्ट करता हूं मैं। कल मिलेंगे स्कूल में। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा ऑल ऑफ यू।